नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएमडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ ओमादित्य द्विवेदी और इस वक्त बेहद अहम दिन है आज का, क्योंकि उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के आज नतीजे आने हैं और ऐसे में द जजमेंट डे यानी कि जनता ने किसको चुना है आज मालूम चल जाएगा। तो जिस तरीके से अब मतगणना शुरू हो गई है, रुझान आने शुरू हो गए हैं, कांटे की टक्कर नजर आ रही है बीजेपी और समाजवादी पार्टी में। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि आखिरकार जिस तरीके से एग्जिट पोल ने बीजेपी की सरकार को बना दिया था आज से 2 दिन पहले, और ऐसे में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के चेहरे पर मायूसी देखी जा रही थी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के चेहरे पर और नेताओं पर खुशी साफ तौर पर देखी जा रही थी। कहीं ना कहीं बीजेपी आश्वस्त नजर आ रही है सरकार बनाने के लिए, और वहीं समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस ये सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर एग्जिट पोल के नतीजे बिल्कुल सही होते हैं तो ऐसे में क्या कुछ स्थिति बनती आएगी। और ऐसे में बीजेपी 122, समाजवादी पार्टी 69 पर आगे चल रही, कांग्रेस को अभी तक कहीं कोई नामो निशान नहीं और बसपा 2 सीटों पर आगे चल रही है। तो उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, 403 विधानसभा वाला जो ये राज्य है, सबसे ज्यादा विधानसभाएं इसी राज्य में है। और इस लिहाज से आपको यह भी बता दें कि जो दिल्ली का रास्ता है वो यहीं से तय होता है, यानी कि 2022 ये तय कर देगा कि आखिरकार 2024 में केंद्र में किसकी सरकार बनेगी, और ये अपने आप में बेहद अहम हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि 403 में पिछली बार 2017 की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने अकेले 312 सीटें पाई थी, और उसके सहयोगी दलों की अगर बात की जाए तो अपना दल और भाजपा की भी सीटें अगर जोड़ ली जाए तो 325 सीटें होती हैं, जो किसी ने सोचा नहीं था। वो करके दिखाया था भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में। और ऐसे में अब 2022 कोरोना काल बीता, 3 लहरें आई कोरोना की, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने स्वास्थ्य सेवाएं दी। क्या पब्लिक के मन में रहा होगा उस वक्त जब 7 चरणों के चुनाव हुए, पश्चिम से लेके अवध होते हुए ये चुनाव जब पूर्वांचल तक पहुंचा, तो जनता के मन में क्या था, जनता ने किन मुद्दों को अपने जहन में रखा, और जाकर के जब बूथ पर वोटिंग की तो आखिरकार किसको वोट दिया। आज वो दिन है, फैसले की घड़ी है, द जजमेंट डे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, द जजमेंट डे। बिल्कुल आज मालूम चल जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में, किसकी सरकार बनेगी उत्तराखंड में, किसकी सरकार बनेगी आपको बता दें पंजाब में। अपने आप में बहुत अहम हो जाता है जब 5 राज्यों के नतीजे एक दिन आने हो, और ऐसे में ये दिन बेहद अहम है 5 राज्यों के हिसाब से, 5 राज्यों के लोगों के लिए, क्योंकि उन्होंने अपनी अपनी सरकारों को चुना है। और आज मालूम चलेगा, क्योंकि मतगणना लगातार जारी है। आपको एक बार फिर से ताजा अपडेट दे दूं कि 403 विधानसभाओं में 128 में बीजेपी ने बढ़त बना रखी है, समाजवादी पार्टी ने 69 सीटों पर, और कांग्रेस ने अभी तक कहीं पर भी बढ़त नहीं बनाई हुई है, इसलिए 0 पे उनका आंकड़ा है। वहीं बसपा 2 सीटों पर आगे है। और अपने आप में यह बेहद अहम तब हो जाता है जब एग्जिट पोल कह दें, 8 चैनल और एजेंसीज मिलकर के ये कह दें कि भारतीय जनता पार्टी की एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। और इसी पे हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव हैं भारतीय जनता पार्टी से, और आजाद खालिद हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। सबसे पहले रुक करूंगा विवेक श्रीवास्तव का। विवेक जी, आश्वस्त है सरकार बनाने के लिए, क्योंकि एग्जिट पोल ने तो आपको बोल दिया है कि आपकी सरकार बन रही। मेहनत के लिए आप कर सकते, हमें पूरा भरोसा था कि हमने 5 साल उत्तर प्रदेश में और पिछले 7 सालों में जो केंद्र में हमारे
नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके द्वारा जो जनता के लिए काम किया गया है उनके नेतृत्व में, और जिस तरह से हम जनता जनार्दन के बीच हर मौके पर उपस्थित रहे हैं, उसका हमें जनता का आशीर्वाद मिलेगा। हम चुनाव के पहले दिन से आश्वस्त थे कि हम सुप्रीम कोर्ट पार जाएंगे, और एग्जिट पोलों में भी हमारी जो संभावनाएं थी उसको सत्य बताया है। और अभी आज मतगणना का दिन है, धीरे धीरे अभी जैसे समय बीतता जाएगा सारी स्थितियां स्पष्ट होती जाएगी। सारे विरोधियों के बिल्कुल 12 बजे के बाद खुद दखल कर जाएगी। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं आजाद खालिद, उनका रुख करना चाहूंगा। आजाद खालिद जी, आपसे पहला सवाल मेरा ये है कि ये बताइए कि क्या एग्जिट पोल को सही मान लिया जाए, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो है वो साफ तौर पे कह रही है कि एग्जिट पोल झूठे हैं और बीजेपी को हार का डर सता रहा है। देखिए, अगर लोकतंत्र का सम्मान करना है, वोटर का सम्मान करना है, तो मैं एग्जिट पोल को मैं होने देना चाहता हूँ, मैं उसको मानना चाहता हूँ। हमारा मानना ये है कि वोटर का जो फैसला है वो अंत में आए, और यथास्थिति में आए, वो ज्यादा बेहतर बात है। लेकिन एग्जिट पोल एक अनुमान है, और एग्जिट पोल करने वालों का एक तरीका है, उन्होंने इसका अनुमान लगाया, इसलिए हम उसका इसलिए भी सम्मान करते हैं कि वो एक प्रक्रिया है। लेकिन वह हम एग्जिट पोल पर जा रहे हैं या हम रिजल्ट पर जा रहे हैं, क्योंकि हम हार और जीत पर अगर जाए तो ये देखना होगा कि ये जीत किसकी है, ये हार किसकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोकतंत्र की जीत है, सबसे बड़ी बात यह है कि वोटर की जीत है। अगर जो भी जीतता है, मैं अभी ये नहीं कहता कि शुरुआती रुझान को जो कौन जीत गया या कौन हार गया, लेकिन शुरुआती में रुझान आ रहे हैं, उनसे भी अगर बात करें तो ये भी वोटर का फैसला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष का बिखराव और बीजेपी का अपनी रणनीति और अपने काम करने का उसका जो समर्थन है, और खासतौर से जिस तरह से वो चुनाव से गंभीरता से होती है, और उसका छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर प्रधानमंत्री कार्यकर्ता बनकर काम करते हैं, ये विपक्ष के लिए ठीक की बात है कि उसको ये समझना चाहिए कि 5 साल तक कुछ लोग सोते रहे, वो 3 महीने पहले आकर कहने लगे कि हम जीत जाएंगे। सिर्फ इतना हुआ कि प्रधानमंत्री जी ने जब कहा कि लाल टोपी से सावधान रहिए, तो उन्हें लगा कि हमसे डर रहे हैं, जबकि वो 5 साल तक सो रहे थे। और मैं जनता के फैसले के, और उसको भी सोचना चाहूंगा कि अगर कांग्रेस अभी तक शून्य पर है, तो राहुल जी और प्रियंका जी जिस तरह से 5 साल तक हर मुद्दे पर बोलते रहे, लेकिन जनता उन पर भरोसा अगर नहीं कर रही है, तो उनको भी सोचना चाहिए कि कहां पर खामी रह गई है। लेकिन ये लोकतंत्र की सुंदरता है कि एक मामूली सा जो इंसान है, मुझ जैसा भी वोटिंग लाइन में लगकर अगर वोट देता है, तो उसका भी फैसला अंत में जो आता है, उसमें बड़े बड़े लोगों को मतदाता ही सबसे बड़ा निर्णायक है लोकतंत्र के अंदर, इसकी सुंदरता है। ठीक है, विवेक श्रीवास्तव, उनका रुख करना चाहूंगा। ठीक है, आपके पास आऊंगा विवेक। जिस तरीके से आज मतगणना हो रही है और पूरी प्रक्रिया शुरू हो गई है, कानपुर में सुबह 8 बजे से ही मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो गई। आपको बता दें, मतगणना को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी दी है। क्या कुछ कहा, एक बार आपको पहले सुनवा देते हैं। वो एक सुचारू रूप से 8 बजे की जो हम लोगों की प्लानिंग थी और ECI के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक शुरू हो गई है। स्ट्रॉन्ग रूम ओपनिंग जो थी वो भी सुचारू रूप से ऑब्जर्वर्स की उपस्थिति में सुनिश्चित की जा चुकी है। पोस्टल बैलेट काउंटिंग शुरुआत में हो रही थी, वो इनिशिएट हो गई है। 10 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं वो निर्धारित समय के अनुसार एक अच्छे अनुशासित माहौल में जो पूरा मतगणना का कार्यक्रम है वो सकुशल संपन्न करा रहे हैं। क्या व्यवस्थाएं हैं? देखिए, पुलिस व्यवस्थापन की अगर मैं बात करूँ तो 3 टियर कॉर्डोनिंग की गई है। इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक अक्षरशः अनुपालन किया गया है, और किसी भी दशा में किसी भी तरह की अराजकता या अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस भी निर्गत किए गए हैं। जब कैंडिडेट के एजेंट्स और काउंटिंग एजेंट्स जब मतगणना स्थल पे पहुंचे तो उनको आरओज ने ब्रीफ भी किया है। किस तरह के डिसिप्लिन की उम्मीद की जाती है, इसके बारे में विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं।
तो आपने सुना जिस तरीके से कानपुर के जो डीएम है नेहा शर्मा, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो दिशा निर्देश दिए गए हैं अधिकारियों को उसका पालन किया जा रहा है। सुरक्षा की बात करती हुई नजर आई, जो तैयारियां की गई हैं कानपुर में। आपको यह भी बताते चलें कि कानपुर में 10 विधानसभा क्षेत्र हैं, कानपुर देहात में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। ऐसे में जो कानपुर की डीएम है वो पूरी मुस्तैदी से मतगणना कराने में जुटी हुई हैं और इस वक्त मतगणना जारी है। हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव, उनका रुख करना चाहूंगा। आजाद खालिद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, क्या माना जाए जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने जो गठबंधन किया, क्या उनकी जो घटक दल है, क्या उनका वोट ट्रांसफर नहीं हुआ? इस वजह से आपको बढ़त एग्जिट पोल में नजर आ रही है, या नतीजों, अगर एग्जिट पोल के जैसे ही नतीजे नजर आते हैं तो क्या ये मान लिया जाए कि समाजवादी पार्टी का गठबंधन करना, क्योंकि 2017 में भी गठबंधन किया था कांग्रेस पार्टी के साथ और उस वक्त भी बात समाजवादी पार्टी की नहीं बनी थी, और ऐसे में एक बार फिर से जयंत चौधरी के साथ और छोटे दलों के साथ ओम प्रकाश राजभर जो है उनके साथ भी गठबंधन किया, और ऐसे में क्या ये मान लिया जाए कि गठबंधन रास नहीं आ रहा है समाजवादी पार्टी को? देखिए, आदित्य, समाजवादी पार्टी ने बड़े प्रयास किए, कांग्रेस से गठबंधन किया, फिर बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन किया, उसमें जयंत चौधरी के शामिल थे। इस बार फिर गठबंधन किया, तो थोड़ा सा आगे के लिए आवाज सही कराइए, आवाज गूंज रही है, आवाज गूंज रही है। अच्छा, आवाज सही कराइए आगे। ठीक है जी, हाँ, अब सही हो गई, अब सही हो गई। ठीक है। तो ये मैं कह रहा था कि गठबंधन तो उन्होंने बहुत की, और प्राय ऐसा देखा क्या कि उनके गठबंधन से सहयोगी दलों को तो लाभ हो गया, समाजवादी पार्टी के हिस्से में। जैसे पिछली बार लोकसभा में देखा गया कि बहुजन समाज पार्टी 0 से 10 सीटें ले आई और ये जहां थे वहीं के वहीं रहे। तो ऐसे में ये लगता है कहीं न कहीं इनसे जुड़ते हैं, वो इनकी अराजकता, इनकी दबंगई से परेशान रहते हैं और इनके लोगों का लाभ तो ले लेते, लेकिन इनको लाभ पहुंचाने की मानसिकता में उन दल के ऊपर रहते हैं, जो प्राय देखने में आया है। और यही कारण कि समाजवादी पार्टी के हाथ गठबंधन के बाद मुझे लगता है। जी, ठीक है। जो लोग हमारे यहाँ से गए हैं, हाँ, वो लोग इतने जनाधार के लोग नहीं रहे, तो उससे पहले भी बहुत बार चुनाव लड़ चुके, जमाने से लड़ते आ रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से ही विधानसभा की दलील जाने की, और इस बार वो क्या कर पाएंगे मुझे इसके संदेह है कि थोड़ी देर और समय जीतने दीजिए, परिणाम सब सामने आ जाएगा। 12 बजे तक स्थितियां और स्पष्ट हो जाएंगी जहां तक मेरी उम्मीद है। तो समाजवादी पार्टी के हाथ में कुछ लगता नहीं गठबंधन से। जी जी, ठीक है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं आजाद खालिद जी, उनका रुख करना चाहूंगा। आजाद खालिद जी, क्या माना जाए, क्या जिस तरीके से मोदी, योगी, जेपी नड्डा, अमित शाह लगातार कानून व्यवस्था की बात करते रहे, अपने मंच से रोड शो करते रहे, और ऐसे में समाजवादी पार्टी को घेरते चले आए, कानून व्यवस्था के नाम पर घेरते चले आए, सबसे ज्यादा उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि माफियावाद और परिवारवाद, तो कहीं ना कहीं जनता ने इस चीज को स्वीकारा, और क्या इस तरीके से वोटिंग की है कि वाकई में समाजवादी पार्टी के खिलाफ वो वोटिंग हुई है इन मुद्दों पर? देखिए, रणनीति को समझना होगा। बीजेपी जिस तरह से चुनाव लड़ती है उसको लोगों को सीखना होगा। जो जितने भी हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टीज है उनको ये समझना होगा। आप गठबंधन की बात कर रहे थे, बीजेपी के अंदर, एनडीए के अंदर गठबंधन में बहुत लोग शामिल हैं, लेकिन सबको समन्वय के साथ लेकर चलना, कैसे चलना होता है, ये बीजेपी को सीखना होगा। पहली बात। दूसरी बात, जहां तक सवाल लॉ एंड ऑर्डर का है, अगर प्रधानमंत्री कार्यकर्ता बनकर जनता के बीच में जा सकते हैं और वो 5 साल तक एक्टिव रहते हैं और सभी लोग काम करते हैं, तो वो जनता पर विश्वास भी करता है। लेकिन जनता पुराने इतिहास को भी नहीं भूलती। 4.5 मुख्यमंत्रियों की सरकार समाजवादी पार्टी की रही है पिछली बार भी, और अभी भी आपने देखा होगा ये गठबंधन बाहर जाके तो कर रहे हैं, लेकिन परिवार में आज भी दिखा रहे। शिवपाल यादव जी को कितना इन्होंने महत्व दिया, कितना इन्होंने उनके लिए दिल खोला, ये भी दुनिया ने देखा।
और मैं आपको इतिहास में अगर आप जाएंगे, यही अजीत सिंह जी जो थे, जिनके अजय सिंह जी के पिताजी थे, ये दोनों लोग अगर राजनीतिक विरासत की बात करें तो 24 की राजनीतिक विरासत की बात करते थे दोनों लोग। लेकिन जब दोनों को सत्ता पहले मिली तो अजीत सिंह जी को किस तरह से उन्होंने हाशिए पर रखा, और कहीं ना कहीं अगर बात करें लखनऊ में, आपको याद होगा किस तरीके से अजीत सिंह को कहीं ना कहीं जी खालिद जी। के लिए मुलायम सिंह जी ने अपने प्रपंच रखे। उनके बेटे से अब आज गठबंधन किया जा रहा है, तो जनता में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सब चीजें याद रखते हैं कि ये मौके का गठबंधन है। दूसरी बात, सबसे बड़ा सवाल ये है कि भीड़ को वोट में कैसे बदलना है, ये भी बीजेपी से सीखना होगा। लेकिन अभी शुरुआती रुझान है, अभी हम कुछ भी ना कहें, लेकिन हम इतना जरूर कहें कि लोकतंत्र की जीत है, जो भी जीतेगा लोकतंत्र की ड्यूटी है, जो भी फैसला आएगा जनता का फैसला होगा, जो भी आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार किसी की भी आए, सरकार अपने मैनिफेस्टो की जवाबदेही का मन बनाकर आए, जनता की अपेक्षाओं का और आकांक्षाओं का एक तरह से सम्मान करने का मन बनाकर आए। सरकार कोई भी हो, लेकिन मीडिया भी अपनी जिम्मेदारी निभाए, जनता की अपेक्षाएं भी पूरी हो। ये अगले 5 साल में जो आज वादे किए जाए या जिन वादों पर फैसला, जिन वादों पर लोगों को लुभाया जाता है वो पूरे हो, ये सबसे बड़ी सवाल है और इस पर नजर रखी जाए। आजाद खालिद जी, एक सवाल और है मेरा। समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव जी, उन्होंने सूची की बात की थी। उन्होंने ईमानदार पत्रकारों की सूची बना ली थी, उन्होंने ईमानदार अधिकारियों की, या यूं कहें उन अधिकारियों की सूची बना ली थी जिन्होंने उनको टारगेट किया था, और उन बीजेपी नेताओं और बीजेपी कार्यकर्ताओं की भी सूची बना ली थी जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं, और या यूं कहें कि समाजवादी पार्टी पे हमलावर होते हुए नजर आए अपने बयानों के जरिए। तो ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो क्या फिर बदले की भावना से काम होगा? देखिए, अगर कोई ऐसा करता है लोकतंत्र के अंदर तो वो लोकतंत्र का अपमान करता है जी। अगर कोई आदमी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम में किसी पार्टी अखिलेश यादव जी अगर किसी ईमानदार के लिस्ट बनाते हैं या बेईमान के लिस्ट बनाते हैं तो हाँ। उसमें गायत्री प्रसाद का नाम है क्या? उसमें उन लोगों का नाम है जो उनके कार्यकाल के अंदर, पिछले कार्यकाल के अंदर उनको रोने पर मजबूर कर रहे थे, वो मंच पर खड़े होकर रो रहे थे, गायत्री प्रसाद तो मेरी सुनता ही नहीं है। क्या वो लोग भूल जाएंगे? क्या ये तमाम चीजें उन्होंने लिस्ट सार्वजनिक अगर वो करेंगे तो उनमें किन किन लोगों का नाम होगा, जरा वो बताए तो सही। लेकिन लोकतंत्र में एक आम वोटर का जो फैसला होता है वो सड़क पर चलने वाले आदमी को देश के संचालन का एक तरह से भागीदार बना देता है, और अगर वो नाराज हो जाता है तो जो लोग सत्ता में रहते हैं उनको सड़क पर ले आता है। सबसे बड़ा सवाल हर पार्टी को, हर पॉलिटिकल आदमी को लोकतंत्र के अंदर जनता के मान सम्मान का और उसके एक तरह से पावर का, जिसे कहते हैं मतदान के पावर का सम्मान करना चाहिए कि वो उनको बेवकूफ बनाना छोड़ दे। हाँ। साल दिल्ली में धरने पर बैठे थे अखिलेश यादव जी, कितनी बार दिल्ली गए, कितनी बार धरने पर आए, उनके कार्यकर्ता कितनी बार वहां पर गए। हालांकि वो ये बहाना देते हैं कि किसानों ने उनको इनवाइट नहीं किया या पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को इनवाइट नहीं किया, लेकिन ये भी लोग देखते हैं। और रहा सवाल इस बात का, हार और जीत होती रहती है। मैं समझता हूँ कि सत्ता से ज्यादा जिम्मेदारी विपक्ष की भी होती है। वो एक मजबूत विपक्ष की जिम्मेदारी, जो भी कोई भी हो, तो शाम तक फैसला आएगा, अभी कुछ भी कहना सही नहीं है, लेकिन जो भी हो वो विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए मन बनाए। 5 साल तक अगर सत्ता काम करती हुई दिखाई देती है या कुछ भी करती हुई दिखाई देती है तो विपक्ष भी आवाज उठाते हुए, समन्वय बनाते हुए, जनता के मुद्दों को उठाते हुए अगर दिखाई देगा बिल्कुल तो स्वस्थ नजर आएगा। ठीक बात, ठीक है। चलिए ताजा अपडेट देते थे। बीजेपी अब 152 सीटों पर आगे चल रही है, समाजवादी पार्टी 74, कांग्रेस अब 2 सीटों पर आगे दिखाई पड़ रही है। वहीं बसपा की अगर बात की जाए तो 2 सीटों पर आगे है। अखिलेश यादव अपनी विधानसभा क्षेत्र से आगे चल रहे हैं। अजय कुमार लल्लू की बात की जाए कांग्रेस से तो वो पीछे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं। ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए अच्छी बात है कि अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं। और ऐसे में चूंकि एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं, आंकड़े हैं, वो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के चेहरे पर मायूसी जरूर ले आए थे एग्जिट पोल के आंकड़े जो थे। और ऐसे में
आज का दिन बेहद अहम है, क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कहा था कि अब आप लोग जुट जाइए, स्ट्रांग रूम के बाहर नजर आइए और वहां पर मॉनिटरिंग कीजिए कि कहीं ईवीएम इधर से उधर तो नहीं हो रही है, क्योंकि उन्होंने बीजेपी को कह दिया था साफ तौर पे कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए वोटों की चोरी करेगी। और ऐसे में बड़ी बात की थी उन्होंने, वो तब की थी जब वाराणसी में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है, ईवीएम जो है वो पाई गई थी एक गाड़ी में। हालांकि बाद में वहां के डीएम ने साफ किया कि ये जो ईवीएम थी ये डेमो के लिए जा रही थी, कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना था दूसरे राउंड के लिए। और ऐसे में अब देखना ये होगा कि आज आखिरकार राज तिलक किसका होता है, किसके सिर पर ताज सजेगा। और हमारे साथ इस वक्त बीजेपी से विवेक श्रीवास्तव है, उनका रुख करना चाहूंगा। विवेक जी, अगर एग्जिट पोल की बात की जाए तो खुशी की लहर है आपके लिए, लेकिन अगर परिणाम कहीं उल्टे पड़ जाते हैं, उल्टे आ जाते हैं, एग्जिट पोल धड़ाम हो जाता है, तब क्या? देखिए, हमने जो 5 साल प्रदेश में मेहनत की है जी, आदित्य जी, हाँ जी, थोड़ा आवाज सही कराइए। वैसे वैसे आवाज किसको कर बोल रहा है, आवाज सही कराइए। चलिए ठीक है, इनका ऑडियो लेवल जो है ठीक कराया जाए। विवेक श्रीवास्तव जी को इको कर रही है आवाज, मैं अपने सहयोगी से बोलना चाहूंगा इनकी आवाज ठीक कराई जाए, इन तक आवाज जो पहुंच रही है वो इको ना करे, प्लीज इसका ध्यान दिया जाए। आवाज ठीक है, अब सही हो गई, ठीक, अब सही हो गई। हाँ, मुझे कह रहा था कि हमने जो 5 साल परिश्रम किया है, हाँ, हमें अपने काम पे भरोसा है। हाँ, हम जनता की दुख मुसीबत में, कोरोना काल में हर समय जनता के साथ रहे। हाँ, इस कारण से हमें जनता के आशीर्वाद का पूरी तरह से भरोसा है कि जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा। ऐसे में कोई कारण नहीं है कि जो अपेक्षित परिणाम हमने सोचा या हमारे नेताओं ने जो हमें लक्ष्य दिया, उस लक्ष्य से इतर कोई परिणाम आएगा। और आपने देखा होगा कि इस पोल में भी जो हमें लक्ष्य दिया गया था हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा, उसी लक्ष्य के रिगार्डिंग भी पोल में भी हमको परिणाम मिलता दिख रहा है। तो ऐसी कोई संभावना नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं होगी। और आज तो सारी चीजें स्पष्ट हो जानी है, 12-1-2 बजे तक सारी तस्वीरें स्पष्ट हो जाएंगी। आपने अभी शुरुआती रुझान ये देख लिया है कि फासला हमारे बच्ची दलों के बीच इतना ज्यादा है कि धीरे धीरे फासला बढ़ता जाएगा और अपनी लक्ष्य को प्राप्त करेगा। ठीक है, आजाद खालिद जी, आपका रुख करना चाहूंगा। इतना बड़ा राज्य है, 2022 से 2024 का रास्ता तय हो जाएगा। देखिए, हर दिन पॉलिटिकल पार्टियों के लिए इम्तिहान का दिन है जी। 2022 को 2024 के लिए लिटमस टेस्ट आप कह सकते हैं, लेकिन हाँ, रोजाना चीजें बदलती हैं। हाँ, अभी आप जिस तरह से बातें हम लोग कर रहे थे, लेकिन तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि जनता बहुत करती है, हर चीज से मानती है, करती है। अखिलेश यादव जी ने अगर ये कहा अपने वोटर्स को, अपने कार्यकर्ताओं को वो ईवीएम की निगरानी करें, तो लगता है कहीं ना कहीं उनको सिस्टम पर अगर भरोसा नहीं था, तो ये बड़ी गंभीर बात है। क्या देश के अंदर ऐसा माहौल करने की, या प्रदेश के अंदर या गलियों में, सड़कों पर ऐसा माहौल बनाने की कोशिश नहीं है कि लोगों में अविश्वास हो और वो सड़क पर आ जाए? सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी दुनिया जानती है कि वोट जो है, मतदान जो है, वो ईवीएम से हुआ, वो बैलेट पेपर से नहीं हुआ। लेकिन अगर बैलेट पेपर मिल रहे थे तो वो कौन से थे, और ईवीएम से अगर छेड़छाड़ होने की बात की तो एग्जिट पोल होने के बाद ही क्यों हुई, ये बड़ा सवाल है। एग्जिट पोल जैसे सामने आए तो उनको ईवीएम से छेड़छाड़ लगने लगी। बिल्कुल। और उसमें कहीं भी उन्होंने एक गंभीर सबूत के तौर पर कुछ भी नहीं दिया, लेकिन जनता को उन्होंने सड़क पर उतार दिया।
हाँ। और उन्होंने जिस तरह से परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि सड़क पर एक अंतिम लड़ाई लड़ी जाएगी, तो ये जो अपने आप में बयान है ये बहुत गंभीर है। आप जनता के मन में इतना अविश्वास भर दें तो वो सड़क पर उतर जाए, रास्तों के लोग सड़कों पर उतर जाए, और आप हमें उनके लिए सड़कों पर उतरे या न उतरे, लेकिन जनता आपकी सुरक्षा में और लोकतंत्र की सुरक्षा के नाम पर सड़क पर आ जाए, इसको बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। ये ऐसा बयान है जो कि किसी भी लोकतंत्र के लिए स्वस्थ नहीं है, क्योंकि अगर सड़क पर उतरने का मन था उनका तो बहुत मामले ऐसा है कि देश के अंदर पिछले 5 साल के अंदर जिसमें वो सड़क पर उतर सकते थे, लेकिन वो रेस्टर मूड में थे। तो हमेशा ये कहते थे जनता ने जो फैसला किया है अब उसको भुगतने दो। लेकिन चुनाव से 6 महीने पहले, 7 दिन पहले अगर आकर उन्होंने लोगों से हमदर्दी की बात करने की है तो लोग भी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है जनता को गुमराह करने की भी कोशिश करते हैं और जनता को एंड मोमेंट पे आकर बात बताते हैं। तो ये भी बीजेपी की जीत पर या समाजवादी की किनारे लगने पर बात नहीं करना, मैं बात करना चाहता हूँ जनता के उस अधिकार की जो कि उसको दिया गया है बाबा साहब के संविधान में या देश के संविधान में, तो लाइन में रखकर अपने जनप्रतिनिधि को चुने या उसको बाहर का रास्ता दिखाए। ये सबसे बड़ा एक दिन है आज। अगर फैसले का दिन है तो ये लोकतंत्र की जीत का भी दिन होगा काम करना। ठीक है आजाद खालिद जी, आपने ईवीएम की बात की तो थोड़ा मैं लाइट एंड मोड में एक क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा। बेचारी ईवीएम का क्या दोष, हर बार वही कटघरे में खड़ी हो जाती है? नहीं, हर बार वही कटघरे में खड़ी होती है और हर बार एंड टाइम पर खड़ी होती है। जी, मैं आपको बताऊं, मैंने 4-5 दिन से ये बात कह रहा था कि ईवीएम को लेकर सभी ने सवाल उठाए हैं। हाँ। आडवाणी जी ने भी उठाए हैं और आम आदमी पार्टी ने भी उठाए हैं जी। और समाजवादी पार्टी ने उठाती रहती है, बहन मायावती जी भी उठाती रहती है, सभी लोग हाँ। सवाल उठाते हैं। लेकिन जब चुनाव आयोग ने लोगों को प्रेरित किया कि आप आकर इसको हल करके दिखाइए, हालांकि उसमें भी लोग जो है इस तरह से फ्री रखते हैं कि बिना छूए का हक करने को कहा था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि चुनाव से ठीक पहले आपको क्यों याद आती है ये चुनाव के बाद ही क्यों याद आती है, रिजल्ट आने के बाद ही क्यों याद आती है? अगर किसी राज्य में आप जीत जाते हैं तो वहां पर आपको ईवीएम याद नहीं आती है, जहाँ पर आपके खिलाफ नतीजे जाते हैं। तो जैसे पतंगबाज होता है, क्योंकि बचपन में मैंने भी पतंग उड़ाई है, तो पतंग जब फट जाती है तो लोग कहते हैं कि मेरा उसका ठीक नहीं पकड़ा था, मेरा हाथ ठीक नहीं लगा। लेकिन कभी कोई पतंगबाज ये नहीं कहता कि इसमें पतंग में जो था मेरी गलती थी। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को, बीएसपी को, खासतौर से कांग्रेस को ये सोच रहा होगा कि उसकी तैयारियों में कहाँ पर कमी रह गई, कहाँ पर वो विश्वास बनाने में लोगों के बीच कमी रह गई, कहाँ पर वो ये बताने में कमी रह गई कि अगर आपके मुद्दे हैं तो उनके लिए आप हमारे पास आए। सिर्फ चुनाव से 3 महीने पहले लोग आए मैदान में। हाँ, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जरूर सड़क पर दिखाई दे हर मुद्दे के ऊपर। समाजवादी पार्टी को ये नहीं कहा जा सकता कि इसमें मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाई है। अपने ही नेताओं के लिए अगर वो आवाज उठाने से डरते रहे हैं तो आम जनता के लिए क्या आवाज उठाएंगे? ये सवाल, ये विश्वास समाजवादी पार्टी के लोगों को देना होगा। रहा सवाल बीजेपी का या कांग्रेस का या बसपा का, सरकार किसी की भी आए, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, मीडिया अपना काम करे, अपने हर विपक्ष की भूमिका उसको निभाए और विपक्ष अपनी भूमिका को निभाए। कोई दिन अंतिम नहीं होता है, कोई चुनाव अंतिम नहीं होता है। ये वो लोकतंत्र जहाँ पर कहीं ना कहीं कोई न कोई चुनाव होते रहेंगे। अब फौरन ही नोटिफिकेशन दिल्ली चुनाव का आ जाएगा, फिर और राज्य से आ जाएंगे, कल झपकते ही पलक झपकते ही 2024 आ जाएगा। आप तैयारी आज से करेंगे तो 2024 की तैयारी होगी, और अगर आप देखेंगे 2023 में हम बाहर आएंगे तो फिर तैयारी नहीं होगी, तो आप जो है अपॉर्चुनिस्ट हो जाएंगे। तो आज अखिलेश यादव को, बहन मायावती को सबको सोचना होगा कि 2024 की तैयारी करनी है तो आज से सड़क पे आए। ये नहीं है कि बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सड़क पर आएंगे जी। तो एक बार आपको ताजा अपडेट दे दे, बीजेपी 169 सीटों पर आगे चल रही है, समाजवादी पार्टी 78 सीटों पर, कांग्रेस 2 सीटों पर और बसपा 3 सीटों पर आगे है। कानपुर की गोविंदनगर विधानसभा क्षेत्र की अगर बात कर ली जाए तो सुरेंद्र मैथानी इस वक्त आगे हैं। वहीं अगर बात की जाए सम्राट विकास की जो समाजवादी पार्टी से है, वो इस वक्त पीछे है। आपको बता दें कानपुर में लगातार मतगणना
जारी है। जनता का जो जनादेश है, ईवीएम में कैद है, वो धीरे धीरे अब सामने आ रहा है। इसी को लेकर जेएमडी न्यूज संवाददाता सारिका गुप्ता मतगणना स्थल से करीब 1 किलोमीटर दूर बने बीजेपी कार्यालय पहुंची और बीजेपी उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं से खास बातचीत की। देखिए। मतगणना शुरू हो चुकी है और कानपुर शहर की 10 विधानसभा सीटों का भी फैसला आज होने वाला है और इस वक्त जेएमडी की टीम जो है पहुंच चुकी है मतगणना स्थल से 1 किलोमीटर पहले बने भाजपा के कार्यालय में। आप देख सकते हैं किस तरीके से भाजपा समर्थक हैं जो यहां पर लगातार स्क्रीन पे अपनी सीटें देख रहे हैं कि किस तरीके का रुझान है, क्या कुछ चल रहा है, मतगणना कहां हो रही है और क्या क्या रिजल्ट आने वाले हैं। और आप देख सकते हैं इस वक्त हमारे साथ जो है भाजपा उम्मीदवार नीलिमा कटियार जी हैं, उनसे भी बात करते हैं। मैम, क्या लग रहा है, कितना रोचक है? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर विपक्ष के समाजवादी नेतृत्व के गठबंधन में जो विपक्ष था वो झूठ की बुनियाद पर चुनाव लड़ रहा था और अंततः सत्य की विजय जो होती रही है वही हो रही है। और जो सेवा का काम 5 वर्ष भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के नेतृत्व की सरकार ने किया है, उन्हीं सेवा के कामों को आगे और तेज गति से बढ़ाने के लिए जनादेश मिल रहा है। आप भी उम्मीदवार हैं, क्या लग रहा है, कितना सस्पेंस, कितना एक्साइटेड? अभी शुरुआत है, देखते हैं क्या लगता है भाजपा को कितनी सीटें मिलने वाली? देखिए, अंडर करंट है, बहुत ज़बरदस्त अंडर करंट है। कई सीटों पर देखना हुआ है, जाना हुआ है। लोगों में बहुत ज़्यादा विश्वास विकास को लेकर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। देखिए, एक प्रत्याशी और है हमारे साथ और उनसे भी बात करेंगे कि वो कितना एक्साइटेड हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं। सर, आप भी उम्मीदवार हैं, क्या लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी पार्टी निरंतर आगे बढ़ रही है और जो 5 साल में उत्तर प्रदेश में मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में सुख शांति चैन अमन रहा, कोरोना के बीच में जो हमारा कार्यकर्ताओं ने जो सहायता कार्य किए, जो प्रवासी मजदूरों को हम लोगों ने जिस तरह से उनको हर तरह से मदद की, ये सारे काम हैं। और 170 करोड़ लोगों को फ्री वैक्सीन लग चुकी है। भाजपा के कार्य के कारण पार्टी आगे चल रही है। जनता भाजपा में विश्वास व्यक्त कर रही है। कितनी सीटें मिल रही हैं, क्या लग रहा है, जिस तरीके से उतार चढ़ाव हो रहा है? इस तरह से लग रहा है कि हम तो जो अपना आंकड़ा लेके चल रहे थे 300 के पार, तो उसके आसपास पहुंच जाएंगे। देखिए, भाजपा कार्यकर्ता भी हैं, समर्थक भी हैं, वो लगातार यहाँ पर देख रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, कितना रोचक हो रहा है? ये प्रचंड बहुमत सरकार बनेगी और हमने काम किया है। काम के नाम पर हम लोगों की दोबारा जनता हम लोगों को हमारी सरकार बना रही है। आपको क्या लग रहा है, जिस तरीके से उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है? उतार चढ़ाव कोई नहीं कि फर्स्ट नंबर पे बीजेपी है और हम लोग लास्ट में भी फर्स्ट नंबर पे रहेंगे। देखिए, जो भाजपा कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, वो लगातार एलईडी पर अपने सीटें देख रहे हैं, किस तरीके से कहां पर कौन सी पार्टी हावी है। और आज जो है ये रिजल्ट घोषित हो जाएगा और ये निर्धारित किया जाएगा कि यूपी में कौन आने वाला है। कानपुर से वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ। तो बीजेपी कार्यालय में जो बना है अभी, तो वहां पर तो सभी खुश नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर वो आश्वस्त हैं कि प्रचंड बहुमत से उनकी सरकार बन रही। विवेक श्रीवास्तव जी, जिस तरीके से आप आश्वस्त नजर आ रही हैं, एग्जिट पोल की बात है, वाकई में विकास के नाम पर वोट मिला है आपको? देखिए, हाँ, हमें विकास के नाम पे, कानून व्यवस्था के नाम पे, हाँ, जिंदाबाद समाप्त करने के नाम पे, हाँ, अपराधियों का दमन करने के नाम पे हाँ, जनादेश प्राप्त हो रहा है। हाँ, जनता जनार्दन प्रदेश में शांति चाहती है, माफियावाद नहीं चाहती, भोजन नहीं चाहती और इन भोजनियों के कड़ाई से नियंत्रण करने के कारण जनता जनार्दन का आशीर्वाद आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को मिला। ठीक है, आजाद खालिद है, उनका रुख करना चाहूंगा। आजाद खालिद जी, बीजेपी तो आश्वस्त हो गई है, समाजवादी पार्टी के लिए अब कितना कुछ अंदर खाने सोचने की बात है, या उन्हें आईना अब देखना पड़ेगा, फिर से पूरे जो उनका कैडर है और जो उनकी पार्टी है, कार्यकर्ता है, उनसे चर्चा करनी पड़ेगी? क्या कुछ फेर बदल करने की कोशिश होगी अब समाजवादी पार्टी की, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो?
देखिए, सबसे पहले तो अखिलेश यादव को अपना जो ओवर कॉन्फिडेंस है उसको कहीं ना कहीं आत्ममंथन करना होगा। जी दुनिया में दो ही चीजें खतरनाक है, इंफ्यूरिटी कॉम्प्लेक्स और सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स। जो उनका बॉडी लैंग्वेज पिछले कुछ दिनों से था, वो अपने को ये माने रखे थे कि वो जीत गए हैं और उन्होंने जिस तरीके से चीजें की और खासतौर से जो उनकी तरफ से मैसेज गए कि उन्होंने बोर्ड जो है रंग बदलवाने शुरू करवा दी। कुछ लोगों ने जिलाधिकारी का बोर्ड जो है उसका कलर ग्रीन करा दिया या फला करा दिया और जिस तरह से उन्होंने ये कहा कि हमने लिस्ट बना ली है। अगर वो जीत भी जाते और जीतने के बाद वो कहते कि हम लिस्ट बना ली है मैंने, तो मुझे लगता है वो भी डेमोक्रेटिकली ठीक नहीं है। क्योंकि अगर जनता अपने जनसेवक चुनती है तो वो डेमोक्रेटिकली फ्रेमवर्क में काम करने के लिए चुनती है, ना कि मनमानी करने के लिए। और ये मंथन का समय हर पार्टी के लिए है, सबसे ज्यादा मंथन का समय उस पार्टी के लिए है जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, जिसने पिछले 5 साल में खूब आवाजें उठाई। लेकिन वहां पर जो परिवारवाद है, वहां पर जो कुछ लोगों की चापलूसी है, वहां पर कुछ लोगों की जो जिस तरह से कब्जा है, उसका नुकसान आज इसको देखना पड़ रहा है। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। और जिस तरीके से लास्ट में बीजेपी ने बड़ी खूबसूरती के साथ बड़ी सुंदरता के साथ उसको आउट किया, इस पर किसी ने चर्चा नहीं की। मैं पिछले लगभग 2-3 महीने से हर अपनी खबर में, हर अपने डिबेट में, हर अपने कॉलम में ये बात उठा रहा हूँ कि किस तरीके से बीजेपी ने समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी को मुकाबला किया, इसने कांग्रेस को बाहर कर दिया। जबकि मुकाबले पर कांग्रेस होनी चाहिए थी। ये बहुत शानदार रणनीति के तहत प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा कहा कि लाल टोपी से सावधान रहो, साइकिल पर ये होता है। तो सबसे जनता ने और खासतौर से ये पैदा किया कि बीजेपी का जो डर है या बीजेपी को जो चिंता है या बीजेपी जिसको सामने मान रही है वो समाजवादी पार्टी है और उसने कांग्रेस को हाथ कर लिया। कांग्रेस इसको समझ नहीं पाई और मैनेज नहीं कर पाई। उसके अंदर भले ही कितने पुराने लोग हो, कितने उत्साहित लोग हो, लेकिन वहां पर भी बहन जी से आगे या भैया जी से आगे कोई सोच नहीं है। वहां पर आम कार्यकर्ता को जोड़ने का कोई नाम नहीं है। इस तरह लिहाजा कांग्रेस को हो रहा है। जहां तक आपने समाजवादी पार्टी के लिए पूछा, तो समाजवादी पार्टी को मंथन करना होगा और ये समझना होगा कि लोकतंत्र के अंदर जो सोचते हैं वही सब कुछ नहीं होता है। जनता का अपना मिजाज होता है, अपना फैसला होता है और अपना एक दिन होता है। उस दिन तक इसको तक लाने के लिए आपने कितनी कोशिश किया, आपके कार्यकर्ताओं ने या आपके लोगों ने बूथ लेवल पर काम किया। 6-7 साल तक आप लोगों के कार्यकर्ता कहाँ पर थे, आप कहाँ पर थे, आपके जो जिला कार्यालय है वहाँ पर कितने लोग नजर आए। सिर्फ चुनाव के कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपके लोग पीछे हो जाएंगे, ये बहुत बड़ी बात है। आपको मैसेज देना होता है। किसान आंदोलन चला, आप कितने सड़क पर आए, हिंदू के साथ परेशानियां हुई, आप कितने सड़क पर आए। आप 5 साल तक विमुक्त रहते हैं, और 5 साल से कुछ दिन पहले बाहर आते हैं और आप जीत का दावा करते हैं। तो ये सोचना होगा कि लोकतंत्र जीत कैसे होती है। और ये बीजेपी से बार बार एक बात कहता हूँ कि सीखना होगा कि अगर प्रधानमंत्री तक आम कार्यकर्ता बनकर अपनी पार्टी के लिए काम कर सकते हैं तो बाकी लोग क्यों नहीं कर सकते। और ओवर कॉन्फिडेंस खतरनाक साबित हुआ है समाजवादी पार्टी से। चलिए, आपका शुक्रिया आजाद खालिद हमसे जुड़ने के लिए। विवेक श्रीवास्तव, आपका भी शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर के आज मतगणना हो रही है और ऐसे में उत्तर प्रदेश 403 विधानसभा वाला राज्य और यहीं से ही दिल्ली का रास्ता तय होता है, क्योंकि 80 लोकसभा क्षेत्र भी हैं और ऐसे में 403 विधानसभा क्षेत्र। आप तस्वीरों में इस वक्त देख सकते हैं जिस तरीके से पुलिस प्रशासन मौजूद है मतगणना केंद्र पर और वहां पर अधिकारी कर्मचारी नजर आ रहे हैं। कानपुर की तस्वीरें आपको बता दें, नवीन गल्ला मंडी की तस्वीरें, नौबस्ता कानपुर की, जहां पर अधिकारी पुलिसकर्मी मौजूद हैं वहां पर और मतगणना इस वक्त वहां जारी है। हालांकि रूट डायवर्जन भी कराया गया है ट्रैफिक पुलिस के द्वारा। वहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से वाहनों को वापस किया जा रहा है, आगे नहीं जाने दिया जा रहा है वाहनों को। सिर्फ जो अधिकारी हैं उनके वाहन ही अंदर जा सकते हैं।
और आपको बता दें कि बांदा में भी इस वक्त मतगणना जारी है। वहां से हमारे संवाददाता अनंत हमसे जुड़ेंगे। अनंत, क्या कुछ वहां का अपडेट है, जरा बताएं, क्या कुछ माहौल देख पा रहे हैं आप इस वक्त? रुझान में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने बढ़त बनाई हुई है, जिसमें कि बांदा सदर में प्रकाश द्विवेदी को प्रथम चरण की मतगणना में 3110 वोट मिला है और वहीं समाजवादी पार्टी के मंजुला विवेक सिंह को 3941 वोट मिला है। और इसी तरीके से नरैनी में भी जो भाजपा प्रत्याशी हैं वो 300 वोटों से करीब आगे चल रही हैं, ओम मणि वर्मा। और मैं आपको बता दूं कि तिनवारी में रामकेश निषाद खासा बढ़त बनाए हुए हैं, करीब 3500 वोटों से आगे चल रहे हैं। और बबेरू में समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में बिल्कुल नेक टू नेक फाइट हो रही है। कभी 100 वोटों से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बिशंबर यादव आगे हो जाते हैं, तो कभी वहां पर भाजपा के अजय पटेल आगे हो जाते हैं। ठीक है, अब ठीक है, बीजेपी के जो प्रत्याशी वो आगे चल रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का खेमा क्या कुछ नजर आ रहा है? कार्यकर्ताओं में मायूसी नजर आ रही है या अभी भी उन्हें आस है कि एग्जिट पोल से अलग इतर नतीजे आएंगे? देखिए, बिल्कुल नेक टू नेक फाइट चल रही है और अभी इन शुरुआती रुझानों में कुछ बहुत जल्दी नतीजों पर आना जल्दबाजी होगी। और ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी बहुत कड़ी टक्कर दे रही है और कुछ उलटफेर कर सकती है बांदा में। चलिए, आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें, आज मतगणना जारी है। 403 विधानसभा क्षेत्रों की जो मतगणना है जारी है, कहां पर कौन जीतेगा, कौन हारेगा, और इस वक्त शुरुआती जो रुझान है उसमें आपको बता दें, इस वक्त की ताजा खबर आपको बता दें, 190 सीटों पर बीजेपी आगे है, 78 पर समाजवादी पार्टी, 4 पर कांग्रेस आगे है, 3 पर बसपा आगे चल रही है। जिस तरीके से एग्जिट पोल ने अपने नतीजे दिखाए थे, कुछ वैसा ही शुरुआती रुझानों में नजर आ रहा है। ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि एग्जिट पोल जो है कहीं ना कहीं वो जिस ओर इशारा कर रहे थे, ऊंट उसी करवट बैठता नजर आ रहा है। हालांकि ये शुरुआती रुझान है, अभी कुछ भी कहना सही नहीं होगा। अभी वक्त चाहिए, कम से कम 4 से 5 बजे के बीच में ये स्थिति साफ हो पाएगी कि आखिरकार किसकी सरकार बन रही है। क्या एग्जिट पोल के नतीजे, जो आंकड़े थे, जो आकलन था, वो सही था या फिर उससे इतर, उससे अलग, उससे उल्टा कुछ होने जा रहा है? ये देखने वाली बात जरूर होगी। और आपको बता दें, झांसी में भी मतगणना जारी है, उसी के चलते हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुलदीप। कुलदीप, क्या कुछ देख पा रहे हैं? ताजा अपडेट क्या है? कौन आगे चल रहा है? देखिए, पहले राउंड में अभी गरौठा विधानसभा से जवाहरलाल राजपूत, जो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है, वो 2700 वोट उन्होंने प्राप्त किए हैं। जबकि उनके सापेक्ष दीप नारायण सिंह यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट है, उन्होंने 2244 वोट प्राप्त किए हैं। वही दूसरी तरफ मऊरानीपुर विधानसभा से रश्मि आर्य, जो कि भारतीय जनता पार्टी और अपना दल गठबंधन से है, उन्होंने 32 से 50 मत प्राप्त किए हैं। और तिलक चंद्र अहिरवार समाजवादी पार्टी है, उन्होंने 2890 मत प्राप्त किए हैं। तो कुल मिला के अभी तक की जो रिपोर्टिंग है उसके हिसाब से मऊरानीपुर से रश्मि आर्य आगे चल रही है और गरौठा विधानसभा से जवाहरलाल राजपूत आगे चल रहे हैं। बाकी अभी 2 और विधानसभाओं के परिणाम अभी आना बाकी है। आपका शुक्रिया कुलदीप इस पर तमाम जानकारी देने के लिए। तो कुल मिलाकर के मतगणना जारी है, लगातार जो रुझान है 200 सीटों पर आगे चल रही भारतीय जनता पार्टी, 79 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही, कांग्रेस जो है वो 4 सीटों पर और बसपा भी 4 सीटों पर आगे चल रही है। कहीं ना कहीं रुझान साफ तौर पर एग्जिट पोल की ओर इशारा कर रहे हैं कि एग्जिट पोल के जो आंकड़े थे वो कहीं ना कहीं सही हो सकते हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी सरकार एक बार फिर से बन सकती है उत्तर प्रदेश के अंदर। सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश में है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा विधानसभा वाला राज्य है, सबसे ज्यादा लोकसभा वाला राज्य है और ऐसे में जो दिल्ली का रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरता है। और ऐसे में देखना यह होगा कि 2024 अगर किसी को जीतना है, केंद्र में सरकार बनानी है, तो ऐसे में उस पार्टी या यूं कहें एनडीए या यूपीए गठबंधन में किसी एक को उत्तर प्रदेश जीतना जरूरी हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता गुजरता है।
और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी 200 सीटों पर आगे चल रही है, समाजवादी पार्टी 79 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 4 सीटों पर और बसपा 4 सीटों पर। देखना यह होगा कि जो रुझान है जब नतीजों में परिवर्तित होंगे तो क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती हुई नजर आएगी, क्या एग्जिट पोल पर जो मोहर लगेगी वो ठीक होगी, जीत की मोहर एग्जिट पोल के आंकड़ों पर लगेगी, क्या एग्जिट पोल सही होंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार एग्जिट पोल पर निशाना साध रही है और एग्जिट पोल को साफ तौर पे कह रही कि एग्जिट पोल पश्चिम बंगाल की तरह ही धड़ाम नजर आएंगे। कहीं ना कहीं अब यह बात साफ होगी आज कि आखिरकार एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं, जो आकलन है, जो नतीजे हैं वो सही है या नहीं। तो बता दें आपको 403 विधानसभाएं हैं उत्तर प्रदेश में और बीजेपी इस वक्त 200 सीटों पर आगे चल रही है, समाजवादी पार्टी 79 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 4 सीटों पर और वहीं बसपा जो है वो भी 4 सीटों पर आगे चल रही है। कानपुर की गोविंदनगर विधानसभा क्षेत्र से आपको बता दें सुरेंद्र मैथानी आगे चल रहे हैं, महाराजपुर से सतीश महाना आगे चल रहे हैं और इसी कड़ी में फर्रुखाबाद से हमारे संवाददाता राहुल जुड़ गए हैं हमारे साथ। राहुल, क्या कुछ देख पा रहे हैं इस वक्त, क्या स्थिति वहां पर? सर इसमें स्थिति भोजपुर की बहुत कैंडिडेट है, यहाँ सपा के भी वोट निकल रहे हैं, 193 वोटों से हार जीत चल रही है, ज्यादा वोटों से जीत हार चल नहीं रही है और बड़ा स्लो काम हो रहा है पहले चरणों में। ठीक है, सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम वहां पर किए गए हैं, कोरोना गाइडलाइन का कुछ पालन किया जा रहा है? सर सुरक्षा के बहुत कड़े इंतजाम है, जगह जगह पे पुलिस फोर्स लगी है, जाती पुलिस लगी हुई है, बहुत सारी पुलिस लगी हुई है, बहुत फोर्स लगा हुआ है और कोविड के नियम बिल्कुल तहत हुए सभी लोग अलग अलग बैठे हुए हैं और सैनिटाइजर का और मास्क का सभी लोगों का पालन कर रहे हैं। चलिए, आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इस पर जानकारी देने के लिए। तो इस वक्त की एक और खबर आपको बता दें, कानपुर से बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं सुरेंद्र मैथानी वो आगे चल रहे हैं। कानपुर की गोविंदनगर विधानसभा क्षेत्र से सुरेंद्र मैथानी जो बीजेपी से प्रत्याशी हैं वो इस वक्त आगे चल रहे हैं। आपको बता दें उपचुनाव जीते थे और ऐसे में एक बार फिर से ये आगे चल रहे हैं। भोजपुर से सर, भोजपुर से तीसरा आगे चल रहे हैं, अरसा से माल सिद्दीकी। अगर बात कर ली जाए किदवई नगर विधानसभा क्षेत्र की तो महेश त्रिवेदी वहां पर पीछे हैं, बीजेपी से प्रत्याशी हैं और ऐसे में पिछली बार 2017 में मोदी लहर में ये जीत कर आए थे। और आपको बता दें यूपी विधानसभा चुनाव का आज जनादेश आ रहा है। 75 जिलों की सभी 403 सीटों पर काउंटिंग जारी है। वहीं लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर स्थल पर जेएमडी न्यूज संवाददाता राहुल श्रीवास्तव पहुंचे और मतगणना स्थल का उन्होंने जायजा लिया। देखिए तस्वीरें। इस समय हम खड़े हैं रमाबाई अंबेडकर स्थल पर, जहां पर यहाँ पर मतगणना का कार्य हो रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो मतगणना का कार्य है वो यहाँ पर किया जा रहा है। अंदर तमाम जो विधानसभा वाइज है वहाँ उस हिसाब से यहाँ पर मतगणना हो रही है। काफ़ी संख्या में यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था तैनात है और यहाँ पर लगातार जो नौ विधानसभा है उस विधानसभा के हिसाब से यहाँ पर काउंटिंग हो रही है। तमाम जो पोलिंग एजेंट हैं वो यहाँ पर मौजूद है। आप देख रहे हैं कि पहले जो चरण है उसमें पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और उसके बाद यहाँ पर जो ईवीएम मशीन है वो खुली होंगी। यहाँ पर सुरक्षा के काफ़ी चाक चौबंद व्यवस्था है। यहाँ पर लगातार आप देख रहे हैं कि अर्धसैनिक बल तैनात है। इसके अलावा जो स्थानीय पुलिस है वो तैनात है। खुद डीएम और यहाँ पर जो मंडलायुक्त है वो यहाँ पर निगरानी रख रहे हैं। सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से यहाँ पर निगरानी रखी जा रही है। हर बूथ पर यहाँ पर जो मतदाता हैं वो जो प्रत्याशी हैं उनके जो मतगणना एजेंट हैं वो यहाँ पर मौजूद है। खुद प्रत्याशी भी यहाँ पर घूम रहे हैं, वो तमाम व्यवस्थाओं का जायज़ा ले रहे हैं, कहीं कोई गड़बड़ी ना हो इसको लेकर। पहले जो
आशंका जताई थी, उस आशंका के तहत यहाँ पर तमाम यहाँ पर प्रत्याशी हैं वो घूम रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पे जो प्रत्याशी हैं और उनके एजेंट हैं वो यहाँ पर लगातार घूम रहे हैं। और भाई फिलहाल पोस्टल बैलेट की यहाँ पर गिनती चल रही है, उसके थोड़ी देर बाद ईवीएम की यहाँ पर गिनती चालू होगी। कैमरामैन शुभम के साथ मैं राहुल श्रीवास्तव, GMD न्यूज़, लखनऊ। तो लगातार मतगणना जारी है, जनादेश क्या है आज मालूम चल जाएगा, लेकिन एग्जिट पोल का इशारा जिस तरफ था कुछ ऐसे ही रुझान, शुरुआती रुझान नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगभग 200 सीटों पर आगे नजर आ रही है और ऐसे में क्या एग्जिट पोल के आंकड़ों पर मोहर लगेगी, ये देखना बाकी। आप जुड़े रहिए GMD न्यूज के साथ, लगातार आपको ताजा अपडेट मिलता रहेगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @JMD News Flash।